ऑलराइट, लेक्चर नंबर 43 बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू के क्वेश्चंस चालू कर दिए थे। इलस्ट्रेशन 1 की थी। बेसिक इलस्ट्रेशन था कि इक्विटी शेयर्स दिए थे और रिजर्व्स के अपने को नाम दिए हुए थे एंड बोला था जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज में कुछ खास तो नहीं था इसके, अगर देखें अपन जस्ट सेक। जैसे ये जर्नल एंट्रीज थी, जनरल जो भी रिजर्व था, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व किया तो बोनस टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद ये बड़ा सा लिखा है बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, तो रेशो बताया यूटिलाइजिंग वेरियस रिजर्व्स एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड ये। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और वर्किंग नोट में क्या बनाया है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड का एक वर्किंग नोट बना दिया और वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स प्लस नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का एक नोट बनाया। एंट्रीज पास की, डेट नहीं थी उसको छोड़ दिया और क्वेश्चन खत्म। इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 की बात हुई है। इलस्ट्रेशन 3 में ऑथराइज्ड कैपिटल दिया था, इशूड कैपिटल दिया था, रिजर्व्स दिए थे, सिक्योर्ड लोन दिया था। कंपनी की जो इक्विटी शेयर अप थी वो 8 पेड अप थी, तो कॉल एक मंगवानी रहती थी, तो वो कॉल 1 अप्रैल को कर दी, उसका पैसा 20 अप्रैल को आ गया। उसके बाद कंपनी ने बोनस इशू किया एंड फिर एंट्रीज डालनी थी और बैलेंस शीट बनानी थी। पहली बात, एंट्रीज में आप कॉल की एंट्री भी डालोगे। आपको 1 अप्रैल के बाद जो भी एंट्री हुई है, जो भी इधर इधर आपको ट्रांजेक्शन दिया है, उस सब की एंट्री आप डालोगे। तो आपने कॉल की एंट्री डाली, फाइनल कॉल ऑफ 2 ये, या मैं तो यही लिख रहा था फाइनल कॉल ड्यू, कुछ भी लिखो। आई थिंक ये सर ने कुछ नहीं बताया कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मैंने लिखा था फाइनल कॉल ड्यू, इन लोगों ने ये बताया है फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर और 90,000 इक्विटी शेयर ड्यू। यही किया है, ड्यू ही किया है अरे इन्होंने भी, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फिर ये कैप रिजर्व को ट्रांसफर किया, यूटिलाइज किया, वही कैपिटलाइजेशन के। बैलेंस शीट में पॉइंट ध्यान रखने वाली की बात है, जो मैंने गलतियां करी थी पहले, तो ये गलती नहीं की थी, बट ऑथराइज्ड कैपिटल आप बढ़ा दोगे, ठीक है, ताकि वो इशूड कैपिटल के बराबर हो, बिकॉज ये कम पड़ रहा था। दूसरी बात, ये ब्रैकेट में बोनस इशू के शेयर्स अलग से लिखना मैं भूल गया था। और सिक्योरिटी प्रीमियम से, ये मैं नहीं बोला था, बट सिक्योरिटी प्रीमियम जो जैसे पूरा यूटिलाइज हो गया था, तो भी उसको शो करेंगे अपन कि सिक्योरिटी प्रीमियम इतना माइनस उससे कितना यूटिलाइज हो गया है। सर ने ऐसे पूरा नहीं लिखा था ये, सर ने ये लिखा ही नहीं। सर ने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा, उसके ब्रैकेट में 20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू निल लिख दिया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये सिक्योर्ड बताना जरूरी है, क्योंकि इधर लिखा है क्वेश्चन में दैट दिस इज अ सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बाइफर्केशन करना होता है ना, दैट दिस इज सिक्योर्ड दिस इज अनसिक्योर्ड, तो वो करना जरूरी है। तो बोनस की पार्टी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, ऐसे सर ने बताया था, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा जाता है, फिर जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, उसको डिविडेंड और रिजर्व एंड सरप्लस में डिवाइड करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस से बोनस इशू होता है। रिजर्व एंड सरप्लस किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो बोनस इशू किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सेकेंडली, जो अपन ने कॉल पे ये पैसा मंगवाया था 2 रुपए, अब आप सोचोगे कि इसको बैलेंस शीट में क्यों नहीं शो किया, अपन ने तो सिर्फ लाइबिलिटी साइड बना दी। बिकॉज देखो, एक तो इसको शो करने की तो जरूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था, तो इसको शो करना काइंड ऑफ पॉइंटलेस होगा, ठीक है। तीसरा और क्या पॉइंट था, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। पहली बात तो जो अपने को बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना था, या जो भी जर्नल एंट्रीज पास करनी थी वो इसी ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से करनी थी, और जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना था वो बोनस इशू के डायरेक्टली बाद बना था। दूसरी बात, अपने को इसके इंटरेस्ट की डेट नहीं पता है, तो क्या ही करना है, ठीक है। अरे उसके बाद ये तो ठीक है, अरे वो कहाँ है, रुको, पता नहीं मिल नहीं रहा है, तो आप हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन को देख लीजिए, सुंदर सुंदर को। तो बेसिकली उसके बाद सर ने बताया था कि बोनस शेयर को इशू करने की जो कंडीशंस होती है ना, जैसे पेड अप होना चाहिए शेयर, ऑथराइज्ड कैपिटल पूरा होना चाहिए, वैसा वैसा, उसकी 2-3 कंडीशंस बताई थी। एक कंडीशंस बताई कि जो एओए होता है वो उसमें लिखा होना चाहिए कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है अपने रिजर्व्स को यूज करके, वगैरह वगैरह, वो लिखा होना चाहिए, एओए होना चाहिए। दूसरा सर ने बताया था कि कंपनी का कोई आउट ऐसा ना हो कि कंपनी कुछ डिफॉल्ट किया हो इन पेमेंट ऑफ डेट या स्टैट्यूटरी ड्यूज। डेट तो समझ जाओ डिबेंचर्स का या कुछ भी लॉन्ग टर्म बोरिंग किया हो, और स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे ग्रेचुइटी फंड का पेमेंट, टैक्स टाइम पे भरा है या नहीं, प्रोविडेंट फंड में पेमेंट किया है या नहीं, ये सब स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, इनको भी टाइमली फुलफिल किया हो, इनमें डिफॉल्ट ना हो। एक और बात
थी आई थिंक कि फ्यूचर की जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब कंपनी को ये अपने जो कंसर्न्ड पार्टीज हैं उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि हम बोनस शेयर की पार्टी कर रहे हैं, इस पार्टी के चक्कर में हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, आपको आपकी पेमेंट्स टाइमली मिलेंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है इसीलिए पार्टी कर रहे हैं। तो ये दिलासा देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आई थिंक यही पॉइंट्स थे। या दीज वर द 3 पॉइंट्स आई रिमेम्बर। शायद एक और था, आई डोंट नो, बट यही थे आई थिंक। सारे थ्योरेटिकल है, मान के चलेंगे फुलफिल हो चुके हैं। ऑलराइट।